हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यायिक कार्य। ठीक है। यस मैम। जुडिशियल एक्ट का मतलब होता है न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्य का बचाव हम कैसे ले सकते हैं अकृत्य में, ये देखना है हमको। कब लेंगे, क्यों लेंगे, कैसे ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि न्यायिक कार्य किसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी न्यायाधीश को उसके न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों अथवा बोले गए शब्दों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, है ना। आप कोई भी न्यायाधीश को आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ऐसा जजमेंट दिए हो, गलत दिए हो, है ना, या वहां पे कुछ अगर वर्ड आप उन्होंने गलत कह दिया है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। वो केवल अपने न्याय संबंधी कर्तव्य का पालन करते होते हैं, है ना। अब देखिए आगे कि मतलब कि ये बोलना चाहते हैं इसमें कि अगर वो विद्वेषपूर्ण है, यानी कि उनके मन में कैसा भी भाव हो, कैसा भी न्याय मतलब कि निर्णय सुना देते हैं, है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, न्यायिक कार्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि न्यायाधीशों को निडरता, निर्भीकता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से अपने कर्तव्य के निर्वहन का अवसर प्रदान करना है। अगर कोई न्यायाधीश अगर डर के कोई जजमेंट देगा, है ना, तो क्या वो सही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, है ना। यानी कि इसके लिए जरूरी है कि आप न्यायाधीश को छूट दें भाई, आप निडरता से, निर्भीकता से, है ना, स्वतंत्र होके और निष्पक्ष होके, यानी कि आप दोनों पक्षों को पहले सुनिए, उसके बाद फिर स्वविवेक से और कानून के अंतर्गत उसको सजा दीजिए, या जो भी पेनल्टी वगैरह लगाना है आप वो निर्धारित कीजिए, है ना। उस वो जो काम करते हैं उसको बोलेंगे यहाँ पे न्यायिक कार्य। यदि न्यायाधीशों पर उत्तरदायित्व की तलवार लटकी रहेगी, है ना, यानी कि अगर आप कोई उत्तरदायी दे दोगे उनको कि बोलोगे कि भाई आप इसी इसी के पक्ष में जजमेंट देना ऐसे करके, तो वो क्या निर्णय सही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, है ना। तो वो जो दायित्व है वो लटकती रहेगी, तो वो स्वतंत्र एवं निष्पक्षता से कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई मामले हैं जिसमें कहा गया है कि निष्पक्ष न्यायपालिका की आधारशिला है ना। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी का, है ना, एग्जाम्पल वगैरह भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से बोलेंगे कि हाँ ये सही है, उचित है ऐसा करके, और वो कौन से कहाँ पे न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है ना। अब देखिए कि यदि कोई न्यायाधीश अपने निर्णय में न्यायिक त्रुटि करता है तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, और यदि वह भ्रष्टाचार का दोषी है तो उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध सिविल वाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है। न्यायाधीश के विरुद्ध और किसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता भाई सिविल वाद, किसी को पता है कि नहीं। मैम जो हाँ सांसद जी। रहते हैं उनके विरुद्ध भी नहीं लाया जा सकता, उनके सांसद कार्यकाल। और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल के तो है विरुद्ध ही नहीं नहीं। लाया जा सकता मैम। हाँ तो ठीक, यही है ना, न्यायाधीश है, राज्यपाल है, और आपके जो बड़े पद में है यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनके विरुद्ध आप सिविल मामला नहीं ले जा सकते हैं। तो अब देखिएगा, इसको उदाहरण से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। इसमें जो एक मामला था पीकॉक बनाम बेल का, है ना, इसमें ये बोला जाता है आपका कि वहां पे जो इंग्लिश विधि रहती है ना, वहां पे उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के न्यायालय में कुछ अंतर रहता है। ठीक है। तो उसी के संबंध में ये केस किया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि अधिकार केवल न्यायाधीशों को ही नहीं है, उन मजिस्ट्रेटों को भी है जो न्याय संबंधी कार्य करते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश विधि के अंतर्गत उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के न्यायालयों में कुछ अंतर है। निम्न श्रेणी के न्यायालयों में न्यायाधीश को यह दिखाना पड़ता है कि आरोपी कार्य के समय वह ऐसा ही कार्य करता था जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त थी, लेकिन उच्च श्रेणी में न्यायालयों पर आरोप होने पर वादी को यह साबित करना पड़ता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं था। यानी कि इस केस में ऐसा बताया गया, है ना, कि उच्च श्रेणी और जो निम्न श्रेणी के न्यायालय में कुछ अंतर जो था ना, वहां पे उसका जो अधिकार था, मतलब
जो आरोपित करने का कार्य था वो किसके ऊपर रहता था, वादी के ऊपर रहता था ना। वादी ये बताएगा कि नहीं भाई न्यायालय आपको ये क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसा करके वो बताता था, है ना। तो उसी के संबंध में यहाँ पे ऐसा निर्णय बताया गया और ऐसा मतलब इसके बारे में बताया गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा इसमें क्या बोला। इसमें ये बताया कि अधिकार केवल न्यायाधीशों को ही नहीं, मजिस्ट्रेटों को भी है। अब मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश में अंतर तो पता होगा आप लोग को, है ना। तो जो न्याय संबंधी कार्य करते हैं, है ना, उनको भी इसमें लिया जाएगा। इंग्लिश विधि के अंतर्गत उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के न्यायालयों में कुछ अंतर था। निम्न श्रेणी के न्यायालयों में न्यायाधीश को दिखाना पड़ता था, यानी कि निम्न श्रेणी के न्यायालयों को क्या, न्यायाधीश को क्या दिखाना पड़ता था कि आरोपित कार्य के समय वो ऐसा कार्य करता था जिस पर अधिकारिता प्राप्त थी, यानी कि वो कार्य अपने अधिकारिता के अंतर्गत में वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन उच्च श्रेणी में जो न्यायालय पर आरोप होता था उसमें वादी को ये साबित करना पड़ता था। पहले क्या होता था कि निम्न श्रेणी के न्यायाधीशों को करना पड़ता था और उच्च श्रेणी में क्या करना पड़ता था, वादियों को करना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसा कहा गया पिकॉक बनाम बेल के मामले में। अब देखिएगा कि जो भारतीय विधि में इसका क्या है कि भारत में जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 न्यायाधीशों को इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 किसको अधिकार प्रदान करता है, न्यायाधीशों न्यायाधीशों के संरक्षण को प्रदान करता है। ठीक है, संरक्षण का प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के न्यायालयों के लिए कोई अंतर नहीं रखा गया। ये जो है ये किस मामले में बोला गया था, आपका 10 वर्सेस रामलाल इलाहाबाद के मामले में बोला गया था, है ना। ये भारतीय विधि से संबंधित केस है, 10 बनाम रामलाल। इसमें ये बताया गया था कि भारत में जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्ट एक्ट 1850 न्यायाधीशों को इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के न्यायालयों के लिए कोई अंतर नहीं रखा गया। कोई भी न्यायाधीश या अन्य व्यक्ति अपने न्याय संबंधी कार्य के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए किए गए कार्य के लिए किसी सिविल न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, है ना। यानी कि जो भी न्यायाधीश फैसला दिया है या विद्वेषपूर्ण कार्य किया है उसके लिए आप उसको सिविल न्यायालय में नहीं घसीट सकते। शर्त यह है कि ऐसा कार्य करते समय उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसने ऐसा कार्य अपनी अधिकारिता की परिसीमाओं के अंदर ही किया है। यानी कि न्यायाधीश को भी ये भरोसा होना चाहिए, यानी कि जो भी उसने फैसला सुनाया है वो किसके अंतर्गत हो, कानून के या विधि के अंतर्गत में हो और उसके पास उसकी अधिकारिता होनी चाहिए। तो ये कहा गया था आपका 10 वर्सेस रामलाल के मामले में। अब आगे जो बताता है होल्डर वर्सेस हॉलकेट, हॉलकेट के मामले में क्या बोलते हैं कि यदि कोई न्यायाधीश स्वेच्छा से अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग करता है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि स्वेच्छा से अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग, है ना, दुरुपयोग शब्द बोल रहे हैं, तो वह कार्य स्वेच्छा या अधिकारिता के बाहर किया गया समझा जाएगा। यानी कि अगर वो जानबूझ के अपने अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि आपने अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया है। और प्रभावित व्यक्ति को ऐसी अवस्था में न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने का हक होगा। ये आपको कहा था कोल्डर वर्सेस हॉलकेट के केस में। यानी कि आप ये समझिएगा कि अगर अधिकारिता उसको, मतलब न्यायाधीश को अधिकारिता है और उसे पूर्ण भरोसा है कि उसने अपने अधिकारिता के अंतर्गत में वो फैसला दिया है तो वो सही है, परंतु अगर वो जानबूझ के अपने अधिकारिता का प्रयोग गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहा है ना, जानबूझ के गलत निर्णय दे रहा है ना, तो उसके लिए वो जो वादी है वो न्यायाधीश के ऊपर भी केस कर सकता है, कार्यवाही करने का हकदार होता है।
ये कहा गया था आपको कोल्डर वर्सेस हॉलकेट की, ये केस को याद रख लीजिएगा, ठीक है, किसमें कहा गया था, ऐसा पूछता है। अब इसको क्या बोल सकते हैं आप कि अगर कोई जानबूझकर अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य करने वाले न्यायाधीश पर भी अपने अकृत्य का, यानी कि उसने जानबूझ के अपने अधिकारिता का दुरुपयोग किया है, तो वहां पे न्यायाधीश के विरुद्ध क्या होगा, अकृत्य का दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे टॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, गिरिजा शंकर वर्सेस गोपाल जी। इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ता है, यानी किसको साबित करना पड़ रहा है, वादी को नहीं, प्रतिवादी को। पहला क्या साबित करना पड़ेगा कि विवादित कार्य, यानी कि जिस जिस चीज का भी विवाद हो, विवादित कार्य न्यायिक कार्य करने के दौरान किया गया था अथवा न्यायिक कार्य करने के दौरान आदेशित था। यानी कि कार्य जो है, कार्य और आदेश कब होना चाहिए, न्यायिक कार्य के समय, न्यायिक कार्य करते समय। दूसरा बोलते हैं कि यह उसकी अधिकारिता की सीमा के अंतर्गत था, और यदि सीमा के अंतर्गत नहीं था तो वह सद्भावना से यह विश्वास करता था कि विवादित कार्य उसकी अधिकारिता के अंतर्गत था। यानी कि इसमें दूसरा ये देखेगा कि उसकी अधिकारिता, अधिकारिता होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिक चीज आपको यही समझना पड़ेगा कि न्यायाधीश जो अपना कार्य कर रहा है वो किसके अंतर्गत होना चाहिए, अपने अधिकारिता के अंतर्गत में ही होना चाहिए, है ना। और कैसे, कब होना चाहिए कि न्यायिक कार्य कब होना, मतलब न्यायिक कार्य तब बोला जाएगा उसको जब वो कार्य और आदेश कब दे हो, कब दिया हो, न्यायिक कार्य करते समय हो, करते हुए दिया होना चाहिए, तब वो न्यायिक कार्य के अंतर्गत में कहलाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई वाद नहीं लाया जाएगा। अगर कोई वाद लेके भी जाएगा तो वहां पे उससे उसका बचाव लिया जा सकता है कि ये न्यायिक कार्य के अंतर्गत किया गया है। अब आगे देखिएगा आप, शैलजानंद पांडे वर्सेस सुरेश चंद्र गुप्ता का केस। इस केस में ये बताया गया था कि पटना उच्च, मतलब इस मामले में ये कहा गया था कि पटना उच्च न्यायालय ने जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंतर्गत दिए गए संरक्षण को उस स्थिति में नहीं प्रदान किया जहां मजिस्ट्रेट ने दुर्भावना से अपनी अधिकारिता के बाहर वादी को गिरफ्तार करने का आदेश पारित किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने दुर्भावना की थी और अपनी अधिकारिता के बाहर वादी को गिरफ्तार करने का आदेश पारित किया था। न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को मिथ्याबंदीकरण के लिए उत्तरदायी अभी निर्धारित किया। यानी कि ये वाला जो केस है आपका पटना का केस, उसमें क्या किया था, न्यायाधीश को, ये सॉरी मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट को क्या किया था, उत्तरदायी माना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने अपने अधिकारिता से बाहर होकर काम किया था, है ना, और इसलिए उसको, मतलब न्याय मजिस्ट्रेट को अकृत्य के अंतर्गत में उत्तरदायी माना गया। अब आगे देखिए आप, स्टेट ऑफ यूपी बनाम तुलसीराम। इस मामले में एक मजिस्ट्रेट ने असावधानीवश एक वारंट पर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, 5 व्यक्ति या 5 व्यक्ति का गिरफ्तारी के लिए हस्ताक्षर कर दिए। उन व्यक्तियों में से 3 को दोष सिद्धि हो चुकी थी, यानी कि जो 3 थे पहले से दोष सिद्धि प्राप्त कर चुके थे।
और दो रिहा कर दिए गए थे, दो रिहा हो गए थे। मजिस्ट्रेट ने हाई कोर्ट का आदेश बिना पढ़े हुए सभी, है ना, याद रखिएगा, सभी, यानी कि ये दो सिद्ध और ये जो रिहा हो गए थे, यानी ये पांचों व्यक्ति को क्या किया था, पांचों व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश हस्ताक्षरित कर दिया था। यहाँ पे तो बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे ख्याल से, है ना। तो जो पीड़ित पक्षकार, अब यहाँ पे पीड़ित पक्षकार कौन हो सकता है, जो रिहा हो गया था, है ना, जो फ्री हो गया था वही वादी हो सकता है यहाँ पे, क्या होगा ही, ठीक है, वो उसने बोला होगा। तो पीड़ित पक्षकार नुकसानी का दावा उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध लाए गए। अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वादीगण को गलत गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट दायी है, ठीक है। मजिस्ट्रेट ने जब गिरफ्तारी के वारंट पर हस्ताक्षर किया था, उस समय उसने न्यायिक शक्ति का नहीं वरन कार्यकारी शक्ति का, यानी कि एग्जीक्यूटिव शक्ति का प्रयोग किया था, और उस दशा में जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 लागू नहीं होता। यहाँ पे भी क्या हुआ था, उत्तरदायी माना गया, है ना। ये जो दो केस आप देख रहे हो, इसमें क्या किया गया था, उत्तरदायी माना गया। तो ये केस को अगर आप ऐसा देखोगे ना, तो ऐसा याद कर लीजिएगा कि किसमें उत्तरदायी माना गया था और नहीं माना गया था। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, है ना, कौन से केस में ये पूछा गया था, किसको उत्तरदायी माना गया था। तो अभी तक मैंने अभी सारे ऐसे ही बताए कि उत्तरदायी माना गया था और नहीं माना गया था। अब देखिए कि इस मामले में भारतीय और इंग्लिश विधि में अंतर यह है, यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंग्लिश विधि से तो बहुत सारी विधि ली गई है, पर यहाँ पे भारत की विधि और इंग्लिश विधि में कुछ अंतर बता रहे हैं। पर क्या अंतर है आप देखिए, भारत में उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में कोई अंतर नहीं किया गया, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कोई अंतर नहीं किया गया, जबकि इंग्लैंड में दोनों प्रकार के न्यायालयों में इस संबंध में अंतर किया गया है। भारत में इस अधिनियम द्वारा उच्च और अधीनस्थ दोनों प्रकार के न्यायालयों को अकृत्य के विषय में सिविल दायित्वों से विमुक्ति प्रदान की गई है, लेकिन इस संबंध में यह आवश्यक निर्बंधन है कि न्यायाधीश को सद्भावना पूर्वक यह विश्वास होना चाहिए कि यह कार्य जिसे वह कर रहा है उसकी अधिकारिता में था। यानी कि ये कहाँ पे बताया कि भारत में बताया गया, भारत में ये बोलते हैं कि जो भी न्यायालय का जो न्यायाधीश कर रहे हैं वो सद्भावना पूर्वक विश्वास के साथ किया होना चाहिए कि उसे उस चीज की अधिकारिता है ना। जबकि इंग्लैंड में क्या है, इसके बारे में अंतर किया गया है। अब इसको छोटे रूप में अगर देखा जाए, आप न्यायाधीश में अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो जो पंच रहते हैं ना, पंच पंच निर्णय करते समय जो पंच रहते हैं, उनको भी इसका क्या रहता है, अधिकार प्राप्त रहता है, बशर्ते कि वे ईमानदारी से कार्य करें। यानी कि सारे पंचों को ईमानदारी से निर्णय देना जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी अगर एक अगर अपने अधिकारिता का प्रयोग करता है कि मैं पंच हूं, मैं ये बोलूंगा ऐसा करके, तो वहां पे क्या होगा, वो अपने अधिकारिता का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, या किसी को समझ में नहीं आया हो